लॉ हम लोग ईएमआई पढ़ रहे हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हमने आपको कुछ एक्सपेरिमेंट के बारे में बता दिया था और एक्सपेरिमेंट में डिस्कस हो गया था कि अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में कोई लूप रखा हुआ है कंडक्टिंग वायर का, कंडक्टिंग मटेरियल का कोई लूप है, उसमें अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में चेंज करते हैं, चाहे बढ़ाएं और चाहे घटाएं, या फिर लूप की एरिया में चेंज करते हैं या लूप के ओरिएंटेशन में चेंज करते हैं, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, तीनों चेंज हमने आपको दिखाया करके दिखाया था। अगर हम तीनों प्रकार का कोई चेंज करते हैं देन वी गेट एन इंड्यूस्ड करंट। इन तीनों का रिजल्ट क्या होता है? इसका रिजल्ट होता है इंड्यूस्ड करंट। इस लूप में एक करंट इंड्यूस हो जाएगी और ये करंट ऑटोमेटिक तो कहीं से आएगी नहीं। करंट आने का मतलब है वहां पर क्या लगा हुआ है? एक ईएमएफ जनरेट हो गया है जिसका नाम है इंड्यूस्ड ईएमएफ। करंट की डायरेक्शन के बारे में लेंज़ लॉ मैंने बता दिया आपको, ये हमेशा अपने उत्पन्न होने के कारण का विरोध करती है। यहां पर ध्यान देखिए, तीनों में कोई चेंज, तीनों चेंज हो अलग अलग या एक साथ तीनों चेंज हो, आर ऑल ऑफ द अबव। अगर ये कोई भी चेंज होता है, सभी चेंज होते हैं, दिस रिजल्टिंग एंड इंड्यूस्ड, ये इंड्यूस्ड करंट जिस ईएमएफ से आता है उसके बारे में फैराडे साहब ने एक रूल बताया, द इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेटेड इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी। एक्चुअली ध्यान से देखा जाए और डायरेक्शन उल्टी होती है, इसलिए यहां पे क्या रहेगा? साइन, माइनस का साइन। तो E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। दिस इज कॉल्ड फैराडेज लॉ। ध्यान से देखिए, बी ए एंड थीटा, वी हैव द फार्मूला फाई इक्वल टू बी डॉट ए, दैट इज बी ए कॉस थीटा, बी ए कॉस थीटा। दिस इज कॉल्ड द फ्लक्स। ये फ्लक्स है। ध्यान देखिए, चाहे बी को चेंज करें, चाहे ए को चेंज करें, चाहे थीटा को चेंज करें, तीनों में कुछ भी चेंज करेंगे तो क्या चेंज हो जाएगा? फाई चेंज हो जाएगा। इसका मतलब ये जो पोटेंशियल इंड्यूस हुआ, जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ, उसका रीजन कौन है? उसका रीजन है फ्लक्स का चेंज होना। हम बी चेंज करें, हम ए चेंज करें, हम थीटा चेंज करें, तीनों में कुछ भी चेंज करेंगे तो हमारा चेंज क्या होगा? फ्लक्स चेंज होगा। तो ये कहा गया कि फ्लक्स चेंज होने से करंट इंड्यूस हुई, फ्लक्स चेंज करने से ईएमएफ जनरेट हुआ। तो फैराडे साहब ने उस ईएमएफ की वैल्यू के लिए आपको एक रूल बताया कि E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। E is equal to minus d phi by dt. d phi is the change in flux. तो करंट प्रोड्यूस होने का रीजन कौन है? चेंज इन फ्लक्स, नॉट ओनली फ्लक्स। अगर कहीं पर फ्लक्स कांस्टेंट है तो वहां पे कोई करंट इंड्यूस नहीं होगी, लेकिन जब कभी भी फ्लक्स में चेंज होगा तब जाकर के करंट हमारी इंड्यूस होगी। तो इंपॉर्टेंट थिंग इज द चेंज इन फ्लक्स। फ्लक्स का होना महत्वपूर्ण नहीं है, फ्लक्स में चेंज होना महत्वपूर्ण है। और ये जो हमारा फ्लक्स होता है फाई, इसको कैलकुलेट करना होता है तो हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं बी डॉट डी ए, बी डॉट डी ए, दिस इज द फ्लक्स। तो किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी प्रॉब्लम में अगर हमें इंड्यूस्ड ईएमएफ कैलकुलेट करना हो तो सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले हम लोग फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे, देन चेंज इन फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। नाउ दिस लूप इज मेड ऑफ अ मेटालिक कंडक्टर, so we can treat it as a resistance। हम कह सकते हैं if resistance of the loop is capital R, then
induced current can be written as E is equal to E upon R, which can be given as -1 upon R d phi by dt। तो करंट का फार्मूला क्या मिला? E अपॉन R पहले से जानते हैं भाई, ओम्स लॉ। E के प्लेस पे d phi by dt रख दिया तो -1 by R d phi by dt। दिस इज द फैराडेज लॉ, जिसकी हेल्प से हम लोग कैलकुलेट करेंगे ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ। एक छोटी सी प्रॉब्लम, बहुत छोटी सी प्रॉब्लम अगर हम देखना चाहें, ध्यान से देखिए, कुछ ले लें। दिस इज अ सर्कुलर लूप, इसकी रेडियस कैपिटल आर, इसके अंदर एक ए लेंथ का, ए साइड का स्क्वायर है, और हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है, हमारी मैग्नेटिक फील्ड कहां पर है? उस स्क्वायर के अंदर है। द क्वेश्चन अराइजेस दैट मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितना है? B है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फाई? फाई इज गिवन बाय B डॉट A। Phi is given by B dot A. Here the angle between area vector and magnetic field is 0 degree. So this is given by BA. अब यहां पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि हमको B की वैल्यू आपको B लेना है, A की वैल्यू क्या ले हम? तो कुछ लोग इसको ले लेते हैं B इंटू पाई आर स्क्वायर। सावधान रहना है, B इंटू पाई आर स्क्वायर इज रॉन्ग। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड पूरे के पूरे सर्कुलर लूप में है ही नहीं। मैग्नेटिक फील्ड मौजूद कहां है? इस स्क्वायर के अंदर मौजूद है। तो फाई की जो रियल वैल्यू होगी दैट विल बी BA स्क्वायर। इस बात का ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो एरिया बात की जाती है फ्लक्स कैलकुलेट करते समय, क्या करते समय? फ्लक्स के कैलकुलेशन के समय जो एरिया की चर्चा होती है, वो एरिया सिर्फ उतनी ही ली जाती है जितनी एरिया में मैग्नेटिक फील्ड हमारी मौजूद है। पूरे एरिया से हमसे कोई मतलब नहीं है। आइए छोटी सी प्रॉब्लम दूसरी देखते हैं। सपोज दिस इज इनफाइनाइट वायर, इसमें करंट जा रही है आई, तो कॉमन सेंस है इसने चारों ओर अपने क्या जनरेट कर दिया होगा? मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर दिया होगा। हमने ये एक लूप लिया और इस लूप को हमने v वेलोसिटी से चला दिया। The question is that what will be the induced current and what is the direction? ध्यान से पूछिएगा इसको। मैग्नेटिक फील्ड का जो फार्मूला होता है उसमें डिस्टेंस आती है, डिस्टेंस फ्रॉम द वायर। अगर हम वायर के पैरेलल इसको चलाएंगे तो इसके डिस्टेंस में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं आएगा, और जब डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं आएगा तो देयर इज नो चेंज इन फ्लक्स। क्या लिखेंगे हम? देयर इज नो चेंज इन फ्लक्स। अच्छा, अगर फ्लक्स में चेंज ही नहीं हुआ, ध्यान से देखिए, अगर फ्लक्स में चेंज नहीं हुआ तो ईएमएफ इंड्यूस ही नहीं हुआ, तो ईएमएफ भी जीरो एंड करंट इज आल्सो जीरो। इस बात का ध्यान रखना है कि मोशन कराया हमने, फ्लक्स में चेंज नहीं आया। लेकिन अगर इसी स्क्वायर को अगर हम लोग इस प्रकार से मूव करा दें, इस प्रकार से मूव करा दें, तो इस केस में जब यह आगे की ओर बढ़ेगा तो देयर विल बी चेंज इन द फ्लक्स, देयर विल बी चेंज इन फ्लक्स। अब आपको बताना है कि अगर फ्लक्स का चेंज होगा, यहां पर E की वैल्यू भी नॉट जीरो होगी, I की वैल्यू भी नॉट जीरो होगी। कैलकुलेट अभी हम करेंगे कितना होगी बाद में, लेकिन अगर इसको हम इस डायरेक्शन में चलाते हैं तो इसमें करंट इंड्यूस होगी। नाउ द क्वेश्चन इज राइजेस, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज? तो आइए देखते हैं।
जब ये राइट साइड जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ होगी वो घटेगी, मींस इसका फ्लक्स घटेगा, फ्लक्स विल डिक्रीज, पाई डिक्रीज होगा, मींस इसके अंदर जो जाने वाली लाइंस हैं उनकी संख्या घटने जा रही है। तो करंट इस प्रकार से एडजस्ट करेगी कि वो भी ऐसी फील्ड उत्पन्न करे जो अंदर की ओर ही जाए। तो अंदर की ओर जाने के लिए जो करंट वो उत्पन्न करेगी वो क्लॉकवाइज होगी। कैसी होगी? क्लॉकवाइज होगी। और जब क्लॉकवाइज होगी द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड विल बी इनवर्ड। ये ध्यान देने की बात है। एक छोटा सा हम लोग न्यूमेरिकल ले लेते हैं कैलकुलेशन के लिए, फील्ड को, फ्लक्स को कैसे कैलकुलेट करेंगे। आसान सा कोई क्वेश्चन आइए ले लिया जाए। बहुत से क्वेश्चन आप लोगों को मिलेंगे, बुक्स में ट्राई करते रहिएगा। हम एक आसान सा क्वेश्चन लेने जा रहे हैं। एक सर्कुलर एरिया है, एरिया मैंने ले लिया 2 मीटर स्क्वायर हो सकती है। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज 10 टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर कितने की है? 10 टेस्ला की मैग्नेटिक फील्ड है। तो हम लोग, और एक चीज इंपॉर्टेंट है दैट इज आर, रेजिस्टेंस की आवश्यकता पड़ेगी। अगर हमसे करंट पूछ लिया जाएगा, मैंने रेजिस्टेंस भी मान लिया। सबसे पहले वी हैव टू कैलकुलेट पाई। द फार्मूला ऑफ पाई इज इक्वल टू बी ए, because here theta is 0 degree. Put the values. B is 10, A is 2. B is 10, A is 2. BA means we can say phi की वैल्यू कितना आ गई? 20 वेबर। कितना आ गई? 20 वेबर। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, पाई तो चेंज हो नहीं रहा है, इसलिए यहां पर ईएमएफ भी नहीं होगा। लेकिन किसी ने ये कहा कि इन t इक्वल टू 2 सेकेंड्स, इन t इक्वल टू 2 सेकेंड्स मैग्नेटिक फील्ड बिकम्स 0। t is equal to 2 seconds, the magnetic field becomes 0. This implies that phi becomes 0. Now, E is equal to d phi by dt. What do you mean by d phi by dt? d phi by dt means d of BA upon dt. A में कोई चेंज नहीं है, इसका मतलब A into dB upon dt. Put the values. A की वैल्यू 2 मीटर स्क्वायर है, dB अपॉन dt, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड 10 माइनस 0 अपॉन 2। 10 से कितना हो गया? 0 हो गया। कितना देर में? 2 सेकंड में। 2 से 2 कैंसिल, वी गेट द आंसर 10 वोल्ट। द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज 10 वोल्ट। अच्छा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स 10 वोल्ट हो गया। तो नाउ करंट इज इक्वल टू E बाई आर। ये तो आप भी कर सकते हैं, 10 अपॉन 5 दैट इज 2 एम्पियर। नो डाउट। तो हम लोगों ने एक छोटा सा क्वेश्चन कर लिया, करंट की वैल्यू निकाल लिया, पोटेंशियल की वैल्यू निकाल लिया। अब एक थोड़ा सा कठिन सवाल करते हैं जो अभी मैंने आपको दिखाया था। एक स्क्वायर है और उस स्क्वायर को एक वायर के बगल से राइट साइड की ओर हम लेके जाने का प्रयास करते हैं। तो वहां पर फ्लक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? थोड़ा सा कठिन काम है, लेकिन हम लोग करने का प्रयास करते हैं। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन ये है कि ये एक वायर है, इस वायर में करंट फ्लो कर रही है आई, और दिस इज एन स्क्वायर, रेक्टेंगल, जो भी हम लेना चाहे ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप रेक्टेंगल भी ले सकते हैं, आप स्क्वायर भी ले सकते हैं। तो ये इसकी डिस्टेंस यहां से स्मॉल ए है और लेंथ इसकी एल, इसकी लेंथ एल है। क्या कैलकुलेट करना है? टू कैलकुलेट फ्लक्स। हम लोगों को फ्लक्स कैलकुलेट करना है। फ्लक्स का फार्मूला क्या होता है?
पाई इज इक्वल टू इंटीग्रल बी डॉट डी ए। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, यहाँ बी डॉट डी ए क्यों लगाएंगे, सीधे बी ए क्यों नहीं लगा लेंगे। प्रॉब्लम ये आएगी कि इस पॉइंट से लेके, सपोज दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी, पॉइंट ए से लेके पॉइंट डी तक मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाएगी। पॉइंट ए और पॉइंट डी पर फील्ड सेम होगी, सी पर और बी पर फील्ड सेम होगी, लेकिन ए और बी के बीच में फील्ड चेंज हो रही है। यह बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, क्या चेंज हो रही है, फील्ड चेंज हो रही है। ऐसी सवालों को सॉल्व करने के लिए हम इंटीग्रेशन करेंगे। यक्स डिस्टेंस पर जाकर के हमने एक छोटा सा स्ट्रिप ले लिया जिसकी चौड़ाई कितना है, dx। कितना चौड़ाई है, dx। तो वहां पर ध्यान दीजिएगा, अगर एरिया निकालना होगा, एरिया हमारी क्या होती है, लंबाई गुणे चौड़ाई। ध्यान देखिए, अगर ये वाली हम b ले लें, क्या ले लें इसको हम, b ले लें, तो हमारा फार्मूला हो जाएगा b डॉट dx, b into dx। दिस इज द एरिया ऑफ द स्ट्रिप। अच्छा की और अगर आपसे कोई पूछे मैग्नेटिक फील्ड एट एक्स, तो हम लोग क्या लिखेंगे, dv इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एक्स। ध्यान देखिए, द मैग्नेटिक फील्ड इज dv इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एक्स। कहां पर, एट पॉइंट एक्स। से माना गया कि x से लेके dx एक स्मॉल डिस्टेंस में ले रहा हूं, उस स्मॉल डिस्टेंस पर द मैग्नेटिक फील्ड इज सेम, तो d फाई की वैल्यू आपकी आ जाएगी म्यू नॉट आई इंटू बी डी एक्स अपॉन 2 पाई। तो फाई की वैल्यू क्या हो गई, इंटीग्रल डी फाई मीन्स म्यू नॉट बी आई अपॉन 2 पाई इंटीग्रल डी एक्स अपॉन एक्स। एक्स को इंटीग्रेट करना है 1/x को, कहां से, स्टार्टिंग पॉइंट कहां है, स्टार्टिंग पॉइंट की डिस्टेंस रॉड से स्मॉल ए, स्टार्टिंग पॉइंट डिस्टेंस रॉड से कितना है, स्मॉल ए है, और फाइनल पॉइंट की डिस्टेंस रॉड से कितना है, ए प्लस एल। तो हमें इसको इंटीग्रेट करना है ए से लेकर के कहां तक, ए प्लस एल तक। कहां से इंटीग्रेट करना है, ए से लेके ए प्लस एल तक। बहुत छोटा सा आसान सा इंटीग्रेशन, dx अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन log x। तो क्या मिला फार्मूला, म्यू नॉट बी आई अपॉन 2 पाई 1/x, इसका इंटीग्रल होता है log x a से लेकर के a प्लस एल। वी गेट द आंसर म्यू नॉट बी आई अपॉन 2 पाई log ऑफ a प्लस एल अपॉन। ये हमारे लिए फ्लक्स का फार्मूला है। अभी आगे हम इस टॉपिक पे और चर्चा करेंगे। ऐसे क्वेश्चंस को नए तरीके से मैं सॉल्व कराऊंगा, जिसमें हमको इंटीग्रेशन करना ही नहीं पड़ेगा। हम लोगों को विदाउट इंटीग्रेशन ये कैलकुलेशन करनी है। तो ये वो सवाल है जिसमें फील्ड चेंज हो रही है। ध्यान देखिएगा, इस सवाल में फील्ड चेंज हो रही है, और हमने क्या कैलकुलेट किया, फ्लक्स को कैलकुलेट करने का प्रयास किया। यहां से यहां तक हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, फ्लक्स कैलकुलेट कर लिया। अगर हमें आवश्यकता पड़ेगी, मान लीजिए अगर डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी की बात की जाए, तो डेल्टा फाई के बारे में कुछ न कुछ हम लोगों को बताना पड़ेगा। इसका चाहे वेलोसिटी बताया जाए, चाहे टाइम बताया जाए। तो फाई, अभी तो हमने केवल और केवल क्या कैलकुलेट किया है, फाई कैलकुलेट किया है। अगर यहीं पर कह दिया जाए कि आपका जो फ्लक्स है वो 0.2 सेकेंड में 0 हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो जाती है, कितने टाइम में, कोई टाइम दे दे, तो हम लोग E की वैल्यू, अब कुछ नहीं बचा है। क्वेश्चन अगर जैसा कहेगा E इज इक्वल टू डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी, हम इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं। आइए एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है।
एक स्ट्रक्चर इमेजिन करते हैं हम लोग। ये पार्टीशन है, इस पार्टीशन के राइट साइड में, इस पार्टीशन के राइट साइड में मैग्नेटिक फील्ड है जिसकी वैल्यू है बी, और लेफ्ट साइड में कोई फील्ड नहीं है लेकिन एक सेमी सर्कुलर लूप है। कैसा लूप है? सेमी सर्कुलर लूप है। अब जरा इमेजिन करिए, इस लूप को अगर हम ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से इसको इस प्रकार से हम चलाएं तो लूप मैग्नेटिक फील्ड में आएगा, और थोड़ी देर के बाद इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो कुछ इस टाइप का होगा। थोड़ी देर के बाद लूप का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो जाएगा, लूप घूम जाएगा, लूप का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से आ जाएगा थोड़ी देर के बाद। आफ्टर टाइम dt, आफ्टर टाइम dt, ये कितना एंगल स्वेप्ट करेगा? थीटा एंगल। नाउ लेट द रेडियस ऑफ द लूप इज स्मॉल r, एरिया स्वेप्ट इन टाइम dt, कितनी एरिया इसने कवर किया? अगर आपको सर्कल का एरिया निकालना आता है तो आप कैलकुलेट कर देख लीजिएगा, आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। टोटल एरिया सर्कल की पाई आर स्क्वायर, और ये एरिया कितनी है? थीटा अपॉन 2 पाई, पाई से पाई कैंसिल, वी गेट हाफ आर स्क्वायर थीटा, एंड थीटा इज गिवन बाई ओमेगा टी, सो डीए की वैल्यू आ गई हाफ आर स्क्वायर ओमेगा dt, half r square omega dt. This is the area swept in dt time. हम लोगों को dA मिल गया। क्या मिल गया? dA। इसलिए d phi is equal to bda, means we get half b r square omega dt. इसलिए E equal to d phi by dt. The answer becomes half b r square omega. ध्यान देने की बात है, ये पूरा का पूरा टर्म कांस्टेंट है, यहां पर कोई वेरिएबल नहीं है, एंड दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। यहां केवल फील्ड आई, आर आया और ओमेगा, मींस इसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है, इसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा। बात आती है तो डायरेक्शन की, ये एंटी क्लॉकवाइज बहेगा या क्लॉकवाइज बहेगा, तो वो भी आसानी के साथ हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे जैसे ये अंदर की ओर प्रवेश करेगा, इनसाइड डायरेक्शन में फ्लक्स बढ़ेगा, और जब फ्लक्स इनसाइड बढ़ेगा तो हमारा जो इंड्यूस्ड करंट होगा वो आउटसाइड फील्ड जनरेट करने का प्रयास करेगा, तो द करंट विल बी एंटी क्लॉकवाइज, करंट विल बी एंटी क्लॉकवाइज। और डायरेक्शन की बात करो, ये तो मैंने मैग्नीट्यूड निकालना है, अगर रियल डायरेक्शन की बात करो तो E इक्वल टू होता है माइनस डी फाई बाई डी टी, तो हम यहां पर क्या मान सकते हैं? माइनस मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं? माइनस मान सकते हैं। और अगर हमें ग्राफ प्लॉट करना हो तो हम इस प्रकार का एक ग्राफ प्लॉट करेंगे। दिस इज द वैल्यू ऑफ E, वैल्यू ऑफ E फॉर हाफ साइकिल। अंदर तक जब ये आया, आधा चक्र, यहां से लेकर के यहां तक का मैग्नीट्यूड सेम होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि आंसर में माइनस आया इसलिए मैंने इसकी डायरेक्शन कहां दिखा दिया? नीचे दिखा दिया। अब इमेजिन करो, जब ये पूरा का पूरा अंदर आ जाएगा और बाहर निकलना शुरू करेगा, नाउ दिस एंगल विल बी थीटा, दिस एंगल विल बी थीटा। तो बाहर आते समय, कहां आते समय? बाहर आते समय ध्यान देने की बात है, E की वैल्यू माइनस डी फाई बाई डी टी ही रहेगी, बट
डी फाई इज डिक्रीजिंग नाउ। यहां पर तो फ्लक्स बढ़ रहा था, लेकिन यहां पर फ्लक्स घट रहा है। यहां पर फ्लक्स क्या हो रहा है, घट रहा है। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एंड वी विल गेट द आंसर हाफ बी आर स्क्वायर ओमेगा। मींस ईएमएफ की डायरेक्शन अब चेंज हो जाएगी। सत्य भी है, लेंज का नियम लगाइए। यहां तक जब ये आया, जब बाहर निकलने लगेगा तो फ्लक्स घटेगा, और लेंज के नियमानुसार जो इंड्यूस्ड करंट है, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, वो क्या करने का प्रयास करेगा, फ्लक्स को बढ़ाने का प्रयास करेगा। और फ्लक्स बढ़ेगा तब जब करंट क्लॉकवाइज बहेगी। कैसी बहेगी, जब करंट क्लॉकवाइज बहेगी तब वो उसको घुमा बढ़ाने का प्रयास करेगा। इसी डायरेक्शन चेंज हो गया, और ग्राफ में हम थोड़ा सा संशोधन, अब जो अगली साइकिल का ग्राफ है वो इस प्रकार से बने। तो आधे टाइम पीरियड के लिए टाइम पीरियड होता कितना है, 2 पाई बाई ओमेगा, 2 पाई बाई ओमेगा, ठीक है ना। तो ये पाई बाई ओमेगा के लिए यहां, पाई बाई ओमेगा के लिए यहां। इस प्रकार से यहां पे टाइम 0 है, यहाँ पे पाई बाई ओमेगा है, यहाँ पे 2 पाई बाई ओमेगा है। ऐसे ग्राफ हमारा आगे की ओर बढ़ता चला जाएगा। ये बड़ी अच्छी सी प्रॉब्लम है, इसको दोबारा देखने का आप लोग प्रयास करिएगा।